एक बार फिर हम 10th क्लास साइंस में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमने आपको दर्पण के बारे में बताया था और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बताया था। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में बताना है दर्पण सूत्र। पहले इसका निगमन भी कोर्स में था, लेकिन अब इसका कोर्स में निगमन नहीं है। इसके आधार पर केवल न्यूमेरिकल्स पेपर में आ सकते हैं। दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जो दर्पण का ध्रुव है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण का जो फोकस बिंदु है उसको हम F से निरूपित करते हैं। आपको पता है ध्रुव से फोकस बिंदु कहते हैं फोकस दूरी, और इस मान F से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कहलाती है U, मतलब P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस U कहलाता है। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस V कहलाता है, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है। तो हमारा दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v बराबर 1 प्लस 1/u। और याद रखिए न्यूमेरिकल करते समय हम उत्तल दर्पण जब लेंगे तो फोकस दूरी धनात्मक लेंगे, अवतल दर्पण जब लेंगे तो फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे। प्रत्येक न्यूमेरिकल में u की वैल्यू माइनस की लगाएंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। u की वैल्यू जो दी जाएगी इसको माइनस के साइन के साथ नोट करेंगे, और v की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो अलग केस बनता है, माइनस में आती है तो अलग केस बनता है। अवतल दर्पण में अधिकांश माइनस में ही v का मान आएगा और उत्तल दर्पण में से v का मान प्लस में आएगा, लेकिन u का मान हर न्यूमेरिकल में हमें माइनस में ही रखना है। तो याद रखिए दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है u v f में संबंध लिखें, तो आप यही लिख देंगे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर एक बात आपको दर्पण में ही मुझे बतानी थी, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन, ये हिंदी में कहते हैं रेखीय आवर्धन अथवा आवर्धन। देखिए दर्पण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर का भी बनता है। तो किसी वस्तु द्वारा, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जब हम इसको फार्मूलाइज करेंगे, जब फार्मूला बनाएंगे, डेरिवेशन करते हुए कोर्स निकल गया है, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो फार्मूला होता है m बराबर I/O इक्वल टू V/u। इसकी सहायता से हम रेखीय आवर्धन की गणना कर सकते हैं। ऐसे सवाल में क्या होता है, I/O/V/u, इन चार में से तीन चीजें आपको पता होती हैं और चौथी चीज आप पता लगाते हैं। अक्सर सवाल में आता है कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बड़ा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो ये दोनों न्यूमेरिकल फार्मूले हमें न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने होते हैं। थ्योरी होने के बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ बताऊंगा। प्रकाश आप जानते हैं एक सरल रेखा में चलता है, तो लेकिन कब, जब माध्यम एक ही हो। आपको ये भी पता है प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यम में ही चलता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में चल रही होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती हैं, सरल रेखा में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, हल्की सी बेंडिंग हो जाती है उनमें। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले पढ़ रहे थे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मूल यानी शुरू के प्रारंभिक वाले में मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तब वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इसके विपरीत जब विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब के समीप आ जाती हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पानी है और यहाँ वायु है, तो वायु के जो माध्यम है वो विरल माना जाएगा और पानी माना जाएगा सघन। अगर मान लीजिए यहाँ पर पानी है, यहाँ पर कांच है, तो पानी विरल है और कांच सघन है। ये देखा गया है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अपवर्तन का कारण भी यही है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसीलिए अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो याद रखिए, जब भी प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये आपतन कोण छोटा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। इसके विपरीत देखिए, जब विरल से सघन में जाएंगी तो आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण छोटा होगा। परावर्तन में हम पढ़ते थे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर किसी सूरत में भी मान बराबर नहीं होंगे। हाँ, एक शर्त है, यदि प्रकाश किरणें अभिलंबवत गिरती हैं तो वो सीधी ही दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं और अभिलंबवत जा रही हैं तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगी। लेकिन जब ऑब्लिकली तिरछी आएंगी प्रकाश की किरणें तो अवश्य ही ये अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ेंगी, या तो अभिलंब से दूर जाएंगी या अभिलंब के करीब आएंगी। तो इस चित्र में देखिए, मैंने एक लाइन खींची है, यह लाइन एक पृथककारी तल के रूप में कार्य कर रही है। इस लाइन के ऊपर दूसरा माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, दोनों ही पारदर्शी माध्यम है, दोनों ही एक सघन है एक विरल है। तो देखिए, मान लीजिए ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो आपतन कोण छोटा है और अपवर्तन कोण बड़ा है। यहाँ भी देखिए पृथककारी तल है, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, तो आपतन कोण का मान बड़ा है, अपवर्तन कोण का मान छोटा है। जैसे परावर्तन में दो नियम होते थे, ऐसे ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। दूसरे नियम को स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिए, अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है, जिसके हिसाब से किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में के लिए आपतन कोण की साइन अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की साइन अर्थात साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर एन या म्यू। कुछ लोग एन लिखते हैं, कुछ लोग म्यू लिखते हैं, मतलब एक ही है, सोचते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और याद रखिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक नहीं है, कोई विमा नहीं है, क्योंकि ये कोण का कोण से अनुपात है। ठीक है ना।